मेरे प्यारे प्रतियोगी परीक्षार्थियों, मैं रामकृपाल आपके समक्ष आज दिन 17 नवंबर 2024 को पुनः कुछ जीएस और हिंदी की मिली-जुली चर्चाएं करूंगा और उम्मीद करता हूं कि आपके लिए लाभदायक होंगी। तो आज तारीख है 17 नवंबर। तो जैन धर्म के 17वें तीर्थंकर थे कुंथुनाथ और इनका प्रतीक चिन्ह छाग था। अगर हम भारतीय संविधान के भाग 17 की बात करें तो भाग 17 में राजभाषा का वर्णन किया गया है, यानी भाषाओं का वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद व भारतीय संविधान के भाग 17 में किया गया है। इसी में बताया गया है, भाग 17 में अनुच्छेद 343 में कहा गया है कि भारत की राजभाषा हिंदी होगी। अनुच्छेद 344 में राजभाषा आयोग के गठन की बात की गई है। अनुच्छेद 348 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों की भाषा फिलहाल अंग्रेजी रहेगी। ध्यान रखें मेरे साथियों, मेरे प्यारे प्रतियोगी परीक्षार्थियों, कि अभी हिंदी को जो है राजभाषा का ही दर्जा दिया गया है, राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं मिला है। अनुच्छेद 350 कहता है कि राज्य बच्चों को प्राथमिक स्तर पर उनकी मातृभाषा में शिक्षा देने का प्रयास करेगा। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि मातृभाषा के माध्यम से जब शिक्षा का प्रारंभ होता है तो बच्चे शिक्षा की ओर ज्यादा जागरूक होते हैं। अनुच्छेद 351 में कहा गया है केंद्र हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिलाने का प्रयास करेगा। 351 कि केंद्र हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिलाने का प्रयास करेगा। अगर हम अनुच्छेद 17 की बात करते हैं भारतीय संविधान के, तो अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी यानी छुआछूत का अंत किया गया है। आगे चलते हैं। अगर हम क्या कहना चाहिए, उत्तर प्रदेश के नगर निगमों की बात करें तो जो मुझे जानकारी है, उत्तर प्रदेश में नगर निगमों की संख्या 17 है। इसके अतिरिक्त आप लोग भी देख लीजिएगा कि जैसा कि मुझे जानकारी मिल रही है कि एक घरेलू मक्खी की औसत आयु लगभग 17 दिनों की होती है। ये जैसा कि मुझे जानकारी मिली। और 14 नवंबर को मैंने बताया था कि श्री जवाहरलाल नेहरू ने लाल किले से सबसे अधिक बार राष्ट्रीय ध्वज यानी 17 बार राष्ट्रीय ध्वज को फहराया था। तो जहां तक 17 की बात है, इससे संबंधित मैंने आपको जानकारियां दी। अगर कुछ और मेरे सामने जानकारी आएंगी तो मैं और भी जानकारियां आपको देने का प्रयास करूंगा। आइए कुछ चर्चाओं का क्रम आगे बढ़ाते हैं। तुगलक वंश के किस सुल्तान ने राजधानी दिल्ली से महाराष्ट्र के देवगिरी नामक स्थान पर स्थानांतरित की थी? ये थे मोहम्मद बिन तुगलक। यद्यपि इनकी ये योजना असफल हो गई थी। देवगिरी का नाम इन्होंने बदलकर दौलताबाद रखा था। अगर हम सॉरी, खांसी आ जाती है, थोड़ा तबीयत खराब है, लेकिन बोलना तो
पड़ता ही है। ये प्राचीन काल में किस शासक ने प्रजा के साथ साथ वन तथा वन्य जीवों की सुरक्षा के नियम बनाए थे? ये थे सम्राट अशोक। इन्होंने वन्य जीवों की सुरक्षा के नियम भी बनाए। अगर हम आज भारतीय संविधान की बात करें तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 48A या का में कहा गया है, राज्य पर्यावरण वन तथा वन्य जीवन की रक्षा का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 48 का 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। कौन सा देश सूर्योदय का नगर कहलाता है? जापान, यानी उगते सूर्य का देश जापान। जापान का पुराना नाम है निप्पन। निप्पन का भी जापानी भाषा में यही अर्थ होता है। एकमात्र एशियाई देश जो विकसित देशों के संगठन G7 का सदस्य है, जापान। जापान की राजधानी टोक्यो, यह सुमीदा नदी के किनारे है। यहां के राजा हैं अकीहितो, हालांकि अब नारुहितो बन चुके हैं, इस समय है नारुहितो। जापान, यहां पर यद्यपि राजतंत्र भी है लेकिन लोकतंत्र भी है। कहने का मतलब है कि जापान इंग्लैंड की तरीके से लोकतांत्रिक देश है लेकिन गणतंत्र देश नहीं है। गणतंत्र का आशय यह होता है कि राष्ट्राध्यक्ष वंशानुगत न होकर के कुछ समय के लिए निर्वाचित किया जाता है। तो यहां पे जो राष्ट्र का अध्यक्ष मानी राजा होता है, तो राजा जो है वंशानुगत है। जापान में भी राजा वंशानुगत होता है और इंग्लैंड में भी राजा या रानी वंशानुगत होते हैं, जो कि राष्ट्र के अध्यक्ष है। लेकिन लोकतंत्र इसलिए है क्योंकि इंग्लैंड में भी चुनाव होते हैं और जापान में भी चुनाव होते हैं। तो लोकतंत्र का प्रतिनिधित्व कौन सा पदाधिकारी इन देशों में करता है? तो वो है प्रधानमंत्री। तो ये देश लोकतंत्र तो हैं लेकिन गणतंत्र नहीं है। आगे चलते हैं। मध्य रात्रि के सूर्य का देश, मध्य रात्रि के सूर्य का देश जो है नॉर्वे कहलाता है। नॉर्वे की राजधानी है ओस्लो। शांति का नोबेल पुरस्कार नॉर्वे की संस्था प्रदान करती है। प्राचीन काल की हम बात करें, प्राचीन भारत की, तो सूर्य सिद्धांतिका ये पुस्तक लिखी है आर्यभट्ट ने। सूर्य सिद्धांतिका आर्यभट्ट। और सूर्य स्थिर है, सूर्य एक तारा है, सूर्य स्थिर है और सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ऐसा जिस वैज्ञानिक ने कहा, निकोलस कोपरनिकस। हालांकि आर्यभट्ट वगैरह ने इस संबंध में पहले ही जानकारियां दे दी थी कि सभी ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं। आर्यभट्ट की एक पुस्तक और है, आर्यभट्ट नियम। आर्यभट्ट का एक उपनाम अश्मकाचार्य भी है। ये गुप्त काल में हुए हैं आर्यभट्ट। सूर्य जो है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में 8 मिनट लगता है। अगर हम टोटल निकालें 8 मिनट 16.6 सेकेंड सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आता है। भानु, दिनकर, रवि, दिनेश, दिवाकर, भास्कर, मार्तंड, अंशुमाली, दिनेश, ये सब सूर्य के पर्यायवाची हैं। जहां तक मुझको जानकारी है कि भारत में लगभग 6 स्थानों पर, जो मुझे जानकारी है, अगर आगे जानकारी मिलेगी तो आपको मैं बताने का प्रयास करूंगा, कि लगभग 6 स्थानों पर सूर्य मंदिर है। जैसे कोणार्क के सूर्य मंदिर से तो आप सब परिचित होंगे। सूरज के रथ को 7 घोड़ों के द्वारा खींचते हुए दिखाया गया है, ये कोणार्क में है। उत्तराखंड में कटारमल सूर्य मंदिर है, उत्तराखंड में।
और गुजरात में मोढेरा नामक स्थान पर सूर्य मंदिर है। इसके अतिरिक्त कश्मीर में एक मार्तंड सूर्य मंदिर था जिसको उग्रवादियों ने तोड़ दिया था, अभी टूटा हुआ है। तो ये जो मंदिरों की जानकारी है मैंने आपको दी। आगे चलते हैं। इस्तांबुल ये प्लेस किस देश में पड़ता है? तो इस्तांबुल जो है ये टर्की या तुर्की के अंतर्गत आता है। इस्तांबुल देखिए, वैसे तो टर्की या तुर्की का ज्यादातर हिस्सा जो है एशिया में है, लेकिन इसका कुछ हिस्सा यूरोप में भी है। तो जो इस्तांबुल है ये यूरोप में पड़ता है। इसको पश्चिम का द्वार भी कहते हैं। तुर्की या टर्की इसकी राजधानी अंकारा, यह किजिल नदी के किनारे है। यहां का जो साम्राज्य था वो ऑटोमन साम्राज्य के नाम से प्रचलित था। अंतिम खलीफा का पद तुर्की के पास आया था। अंतिम खलीफा थे अब्दुल मजीद द्वितीय। लेकिन 1924 में जब मुस्तफा कमाल पाशा तुर्की के शासक बने तब उन्होंने खलीफा का पद समाप्त कर दिया था। खलीफा ने इस्लामी जगत के धर्म गुरु। लैंड ऑफ थंडरबोल्ट किसको कहते हैं? भूटान को लैंड ऑफ थंडरबोल्ट्स ये कहते हैं भूटान को। एक छोटा सा देश है। भूटान की राजधानी है थिम्पू। यहां की मुद्रा का नाम है न्यू गेल्ट्रम। यहां के राजा हैं जिग्मे खेसर नामेंगल वांगचुक। भूटान के निवासी भारतीय सेना में भर्ती हो सकते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के किस प्रदेश को या किस राज्य को ब्लू ग्रास स्टेट कहते हैं? ब्लू ग्रास स्टेट नीली घास वाला राज्य। तो ये राज्य है केंटुकी। अभी संयुक्त राज्य अमेरिका में चुनाव हुए थे, संपन्न हो चुके हैं और राष्ट्रपति का चुनाव जीत चुके हैं मिस्टर ट्रंप, और उपराष्ट्रपति का चुनाव जीते हैं मिस्टर जेडी जेन्स। देखिए, चुनाव तो वहां नवंबर के महीने में होते हैं, लेकिन नया राष्ट्रपति जो है वो 20 जनवरी को शपथ लेता है। और यदि 20 जनवरी को रविवार पड़ जाता है तो 20 जनवरी को तो वो शपथ लेगा, उसके बाद वो 21 जनवरी को भी राष्ट्रपति पद की शपथ लेगा। अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी का चुनाव चिन्ह हाथी है और डेमोक्रेटिक पार्टी का चुनाव चिन्ह गधा है। तो ये 47वें राष्ट्रपति बनेंगे। अमेरिका में राष्ट्रपति का निवास स्थल कहलाता है व्हाइट हाउस। अमेरिका के पहले राष्ट्रपति बने जॉर्ज वाशिंगटन। किस देश को 1000 झीलों की भूमि कहते हैं? फिनलैंड। फिनलैंड की राजधानी है हेलसिंकी। हेलसिंकी। भारत में भारतीय मानक ब्यूरो, इसका मुख्यालय कहां पे है? तो इसका मुख्यालय दिल्ली में है, भारतीय मानक ब्यूरो। राग दरबारी, इसके लेखक कौन हैं? राग दरबारी के, तो राग दरबारी के लेखक हैं श्रीयुत श्री लाल शुक्ल। एक बार फिर, राग दरबारी, इसके लेखक हैं श्रीयुत श्री लाल शुक्ल। देखिए, मैंने शायद पिछले टर्न पे आप लोगों को बताया भी था कि अगर किसी का नाम ही श्री से शुरू हो तो और कोई संबोधन ना हो, जैसे डॉक्टर, मेजर या अन्य, तो हमको श्री ही अगर लगाना है तो हम संबोधन करेंगे श्रीयुत श्री। ये मैं हिंदी पे आ गया। अब हिंदी की बात आई तो एक प्रश्न और लेते हैं हिंदी का। काशी नागरी प्रचारिणी सभा, काशी ये आधुनिक काल की बात है। काशी नागरी प्रचारिणी
सभा ने आधुनिक काल के किस हिंदी विद्वान को आचार्य की उपाधि दी थी? तो वो व्यक्ति थे, वो महापुरुष थे आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, इनको काशी नागरी प्रचारणी सभा ने आचार्य की उपाधि दी थी। आगे चलते हैं। ब्राह्मण नामक पत्र किसने निकाला था? तो ये पत्र निकाला था श्री प्रताप नारायण मिश्र ने, जिनका एक पाठ हो सकता है आप लोगों ने पढ़ा हो, बात। आगे चलते हैं। हिंदी में एक कविता है, वरदे वीणा वादिनी वरदे। ये किसने लिखी है? आप लोग बता सकते हैं? वरदे वीणा वादिनी वरदे। मूलतः ये उन्नाव के रहने वाले थे, लेकिन इनका ज्यादातर समय बंगाल में बीता था। ये थे श्री सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ये इन्होंने लिखा है। और भी कई चीजें इन्होंने कृतियां लिखी हैं, लेकिन चूंकि ये शब्द आया तो मैंने आपको बताने की चेष्टा की। ब्राह्मी, महाश्वेता, इला, गिरा, शारदा, ब्रह्मवादिनी, हंसवाहिनी, ये किसके पर्यायवाची हैं? सरस्वती जी के पर्यायवाची हैं। किस महाद्वीप को पक्षियों का महाद्वीप कहते हैं? किस महाद्वीप को पक्षियों का महाद्वीप कहते हैं? तो ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप जो है, इसको पक्षियों का महाद्वीप कहते हैं। ये तो आपको पता ही होगा कि सबसे बड़ा पक्षी कौन है? सबसे बड़ा पक्षी है शुतुरमुर्ग, ऑस्ट्रिच। ये उड़ नहीं सकता, अपने भारी शरीर के कारण उड़ नहीं सकता, क्योंकि या तो इसके जो पंख हैं उससे दुगनी, मतलब उससे ज्यादा उसमें बड़े हों तो भले ही, क्योंकि उड़ने के लिए पंखों में हवा भरनी चाहिए। तो छोटे पक्षी तो उड़ जाते हैं, लेकिन बड़े पक्षी उड़ नहीं पाते। लेकिन रेत में बहुत तेज दौड़ता है। ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, अफ्रीका में भी पाया जाता है, और भारत के चिड़ियाघरों में भी देखने को मिल सकता है शुतुरमुर्ग। सबसे छोटा पक्षी आप लोगों को मालूम है कौन है? हमिंग बर्ड। हमिंग बर्ड, इसका वजन है 1.8 ग्राम। हिंदी में इसको क्या कहते हैं मालूम है आप लोगों को? हिंदी में गुंजन पक्षी को। देखिए मैंने खुद ही बता दिया, मैं पूछता क्या था मेरे मुंह से निकल गया। हमिंग बर्ड को कहते हैं गुंजन पक्षी, जो मुझे जानकारी है। तो पक्षी भी कई तरीके के होते हैं। अच्छा, कौन सा प्राणी ऐसा है कि जो नीचे से ऊपर नहीं उड़ सकता, लेकिन ऊपर से उड़ाया जाए तो नीचे उड़ते उड़ते आ जाता है? ये तो पता होगा, ये मुर्गा या मुर्गी है, अगर ऊपर से उड़ाया जाए तो नीचे उड़ते उड़ते आ जाते हैं। नवचर, गगनचर, परिंदा, पखेरु, विहग, द्विज, ये किसके पर्यायवाची हैं? पक्षी के पर्यायवाची हैं। हाँ, खग है। और क्या कहना चाहिए, पतंग भी एक हो सकता है पक्षी का पर्यायवाची। तो पक्षी के कई पर्यायवाची हैं। पक्षी विज्ञानी भारत में माने गए हैं डॉक्टर सलीम अली। अच्छा, पक्षियों का अध्ययन बताइए, विज्ञान की किस शाखा में करते हैं पक्षियों का अध्ययन? मालूम है आप लोगों को? ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी, पक्षियों का अध्ययन। कौन सा पक्षी उल्टी दिशा में उड़ता है? गुंजन पक्षी। गुंजन पक्षी। अच्छा, बिना रुके कौन सा पक्षी उड़ता रहता बिना रुके काफी देर तक? बिना रुके जो है वो है, जो मुझे जानकारी, स्विफ्ट पक्षी जो है वो जो है बिना रुके काफी देर तक
उड़ता रहता, उसी के मॉडल पे कारें चली थी, स्विफ्ट। अच्छा, ये आगे चलते हैं। भारत में पूर्वी, सॉरी मेरे मुंह से भारत निकल गया, आई एम सॉरी। पूर्वी समुद्र की स्वामिनी किस देश को कहते हैं? पूर्वी समुद्र की स्वामिनी, वो देश है श्रीलंका। पूर्वी समुद्र की स्वामिनी कहा जाता है श्रीलंका को। श्रीलंका 1948 में आजाद हुआ था। अंग्रेजों ने इसको सीलोन कहा है। अच्छा, ये आप लोग बता सकते हैं कि श्रीलंका का पुराना नाम क्या था? काफी पुराना नाम बताइए। बताएं, श्रीलंका का पुराना नाम। शीलोन। हाँ, सीलोन भी है। और भी कुछ मालूम है आप लोगों को? आप लोग मालूम है? हालांकि सुना आप लोगों ने बहुत है, लेकिन भूल गए हैं आप लोग। सिंघल द्वीप, श्रीलंका का पुराना नाम एक सिंघल द्वीप भी है। श्रीलंका की राजधानी केलानी, जिसका नया नाम है जयवर्धनेपुरम कोट। ठीक। पहली महिला प्रधानमंत्री कहां हुई हैं? श्रीलंका में श्रीमती माओ भंडार नाइके, और उनकी पुत्री श्रीमती चंद्रिका कुमार तुंगे भी वहां की महिला प्रधानमंत्री और महिला राष्ट्रपति रह चुकी हैं। ठीक। आइए, मोतियों का द्वीप किसको कहते हैं? मोतियों का द्वीप बताइए। बहरीन। बहरीन की राजधानी है मनामा। बहरीन की राजधानी मनामा। क्या पूछा आपने? कुछ आप पूछ रहे थे, पूछ ले। खंजन नयन। चलिए, आप कह रहे हैं सॉरी, खांसी आ जाती, मैं तो मेरे प्यारे प्रिय तो जरा मुझको क्षमा कर देंगे, कुछ खांसी आ रही। लेकिन देखें, कार्यक्रम अगर रोकेंगे तो फिर आज नहीं कल पे टलता जाता है, तो कार्यक्रम थोड़ा बहुत होता रहना चाहिए। देखें, ये हिंदी की बात चर्चा कर रहे हैं, निशांत सामने बैठे हुए हैं। खंजन नयन, ये उपन्यास है अमृतलाल नागर। खंजन नामक उपन्यास है अमृतलाल नागर जी का। अच्छा, दक्षिण का ब्रिटेन किसे कहते हैं? दक्षिण का ब्रिटेन न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन। ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अंतर्गत आने वाला एक देश है। यूरोप का खेल का मैदान कहलाता है स्विट्जरलैंड। देखें, सामने जो आप लोग बैठे हुए हैं, एक आप लोगों से अनुरोध है कि इस समय मतलब जब यहां बैठा करें तो कृपया अपने साथियों से या जो भी आपके घर वाले बता दिया करें कि हम क्लास में बैठने जा रहे हैं ना। तो इससे होता क्या, आपका फोन आएगा तो आप डिस्टर्ब होंगे। मेरे ये अनुरोध है आप लोगों से। अब आप लोग कंप्यूटर हैं, कोई बच्चे तो है नहीं ना, तो अगर फोन आएगा तो आप भी डिस्टर्ब होंगे, हम भी डिस्टर्ब होंगे। इसका सदुपयोग कर लें, ये मेरा अनुरोध है, ताकि जो अन्य लोग सुन रहे हैं उनको भी डिस्टर्ब ना हो। आइए, स्विट्जरलैंड की बात करें तो स्विट्जरलैंड का एक प्रमुख शहर है जिनेवा। जिनेवा में कई अंतरराष्ट्रीय संगठनों के मुख्यालय हैं। मैं चर्चा कर चुका हूं, फिर कर दूंगा। अच्छा, ये बताइए, स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या है? स्विट्जरलैंड की राजधानी स्विट्जरलैंड की राजधानी बताएं, आप बताएं। जलने को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? आग को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? जब जलने को अंग्रेजी में बर्न। बर्न ही तो कहते हैं। स्विट्जरलैंड की राजधानी है बर्न। स्विट्जरलैंड की राजधानी है बर्न। विश्व डाक संघ का मुख्यालय बर्न में है। सुने ध्यान से, फिर मैं बोल रहा हूं, विश्व डाक संघ का मुख्यालय बर्न में है, स्विट्जरलैंड की राजधानी। ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र स्विट्जरलैंड में पाया जाता है। स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र, स्विट्जरलैंड। राष्ट्रीय प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय ये कहां पे है?
भारत में राष्ट्रीय प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय, ये है दिल्ली में। टाइम जरा आप बता देंगे कि कितना हो चुका है, क्योंकि वहां से जो समय है तो हो गया। हाँ, देखिए संकेत आ रहे हैं, लेकिन अभी एक आध प्रश्न के बाद मैं अपनी वाणी को विराम दे दूंगा। सॉरी, सॉरी। आइए, विश्व की रोटी की टोकरी किसे कहते हैं? प्रेरीज। विश्व की रोटी की टोकरी ये कहते हैं प्रेरीज को। देखें मेरे प्यारे प्रतियोगी परीक्षार्थियों, जैसा कि समय समाप्त हो चुका है और मैं फिर आप लोगों को कुछ समय समय पे चर्चा दूंगा। और देखें, एक बात सुन लें कि आप ये मान करके अगर सुनेंगे कि इसको सुनने से कोई हानि नहीं है, तो ये आपके लिए काफी लाभदायक होगा। और अगर आप कमी ढूंढेंगे तो कमी तो हर चीज में आप ढूंढने लगेंगे तो कमी कमी नजर आएगी। और आप लोगों ने सुना, मैं आप लोगों को धन्यवाद।